नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी कॉल सेंटर का यहां खुलासा हुआ है जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 10 लाख रुपए कैश, कई दस्तावेज मौके से बरामद किए गए। कुर्जी इलाके में पुलिस की छापेमारी चल रही है जिसमें ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली। जिसमें देखिए पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है। 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और जहां पर छापेमारी की गई वहां से 10 लाख रुपए कैश, कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुर्जी इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने कुर्जी इलाके में जाकर छापेमारी की जिसमें बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही 10 लाख रुपए कैश मिलने की बात भी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, फर्जी कॉल सेंटर का यहां खुलासा हुआ है। पुलिस की टीम कुर्जी इलाके में पहुंची थी जहां छापेमारी की गई है। संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले पटना के सिटी एसपी अमरीश राहुल ने इस बात का खुलासा किया है कि राजधानी में साइबर क्राइम का एक नेटवर्क जो है वो चल रहा था कुर्जी इलाके में, और इसी सूचना के आधार पर दीघा थाने की पुलिस ने वहां रेड किया और रेड में तकरीबन 10.5 लाख रुपए कैश रिकवर किए गए। कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर किए गए। 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए और एक बड़ा खुलासा इस मायने में है कि ट्रांजैक्शन जो होता था यूएस, इसके अलावा दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां पर ट्रांजैक्शन क्या डॉलर में पेमेंट होता था, और फिलहाल तफ्तीश चल रही है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक बड़ा ये मामला हो सकता है, पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, ऐसा दावा है पटना पुलिस का। देखना होगा खुलासे में क्या कुछ बात निकलकर सामने आते हैं। लेकिन राजधानी में जिस तरीके से इलीगल ये कॉल सेंटर चल रहा था, एक बड़ी बात है, और ट्रांजैक्शन जो था वो डॉलर में चल रहा था। तो साइबर क्राइम का एक बड़ा मामला है उस पटना में जहां तकरीबन हर रोज साइबर क्राइम की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आती है। देखना होगा पटना पुलिस पूरे मामले में कैसे आगे खुलासा करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि सीएम नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के फूलपुर से बीजेपी को चुनौती देंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार ने बयान देकर सियासत गरमा दिया है, लेकिन बीजेपी जेडीयू पर हमलावर हो गई है और कह रही है कि यूपी में नीतीश कुमार की जमानत भी जब्त हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2024 में यूपी, बिहार, झारखंड, जहां से चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ें। सब लोग चाहते भी हैं। अखिलेश जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है नीतीश कुमार जी के समर्थन में, और सभी समान विचारधारा वाले दल नीतीश जी के प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी तय करेंगे, उनकी पार्टी तय करेगी। अगर वो फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर उनकी पार्टी ऐसा चाहती है, तो किसी को परेशानी क्या है भाई? मतलब जिसको परेशानी है उसको डर है उनके फूलपुर चुनाव लड़ने से। बड़ी सीधी सी बात है ना कि जैसे ही फूलपुर में नीतीश कुमार की चर्चा हुई, कोई एक पार्टी डरने लगी। मतलब उसे पता है कि नीतीश जी फूलपुर से लड़े तो उस पार्टी का पत्ता साफ है। माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस संबंध में तो चुनाव 2024 में जब आएगा तब फैसला होगा ना। लेकिन केवल आगाज होने से भाजपा परेशान है। अरे भाई, हमारी प्राथमिकता है गैर भाजपा दलों को एकजुट करना। जहाँ से इच्छा रखेंगे वहाँ से लड़ सकते हैं। अभी देखिए कि हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों ने किस तरह से आस्था व्यक्त किया है, और उन लोग सभी हमारे जो राष्ट्रीय परिषद का जब बैठक हो रहा था, बैठक में सभी प्रदेश के लोग आए थे जो हमारे पदाधिकारी हैं। उन लोगों ने कहा कि आप हमारे स्टेट से लड़े, आप हमारे स्टेट से लड़े। सभी लोगों ने कहा। सभी विपक्षी पार्टियों को अगर एक करने की मुहिम में मुख्यमंत्री जी लगे हैं तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 विधानसभा सीट का राज्य है, लोकसभा सीट का 80 लोकसभा सीट का राज्य है, और वहां से भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में 65 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां विपक्षी एकता की आवश्यकता है, और अगर विपक्षी वहां एक हो जाएंगे सभी विपक्षी दल, तो भारतीय जनता पार्टी वहां 65 से 15-20 पर दशक के नीचे आ जाएगी। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है, या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो जहाँ फूलपुर लड़े उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो।
2024 में यूपी के फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की अटकलों पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी तंज कसा है। उनकी इच्छा है देश के प्रधानमंत्री बनने की, तो ललन जी ने जो यह कहा है कि उनको फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए या अंबेडकर नगर से जरूर लड़ना चाहिए, उनको भी समझ में आ जाएगा कि वह कहां पर हैं। और अगर उनको वाकई इच्छा है, क्योंकि यहां पर तो अब उनकी बेचारे की स्थिति यह हो गई है कि मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन करने जाते हैं तो ऊपर का फीता तेजस्वी जी काटते हैं, नीचे का फीता मुख्यमंत्री काटते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े आज पटना दौरे पर पहुंचे हैं। बिहार बीजेपी के नए प्रभारी बनने के बाद विनोद तावड़े पहली बार बिहार पहुंचे। बीते हफ्ते ही विनोद तावड़े को बिहार बीजेपी प्रभारी बनाया गया था। ज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन होना है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं। वो पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा करेंगे। सीमांचल में स्थानीय समस्याओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी समस्याएं हैं। ऐसे में अमित शाह के पूर्णिया और किशनगंज आने के पहले लोगों में उम्मीद जगी है कि कश्मीर के बाद अब सीमांचल की बारी है। यहां की कठिनाइयों को भी केंद्र सरकार खत्म करेगी। स्थानीय नेताओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं और उसके पहले की हम तैयारी दिखा रहे हैं। पूर्णिया का यह इंदिरा गांधी स्टेडियम है जहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो इस वक्त की जा रही है। भाजपा की एक पूरी टीम, कहा जा सकता है कि पार्टी की पूरी टीम लगी है और जो स्थानीय यहाँ के पूर्णिया के जो लीडर हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और लगातार पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। अमित शाह के इस दौरे के कई मतलब भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सीमांचल की समस्या है, कहा जा रहा है कि अमित शाह के आने के बाद सीमांचल की समस्याओं पर फोकस होगा और खास तौर पर बीजेपी सीमांचल में और कैसे बेहतर करे, इन तमाम चीज़ों के साथ वो अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के पूर्णिया के विधायक भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। पहले ये बहुत बड़ा मैदान है और उनके आने की चर्चा सुन करके ही कि 23 सितंबर को वो पूर्णिया आ रहे हैं, रंगभूमि में विशाल जनभावना सभा को संबोधित करेंगे। लोगों में इतना उत्साह है, पूर्णिया सहित पूर्णिया जिला और सीमांचल ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें लोग उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए उत्साहित हैं। इसलिए करके जो उनका आगमन होगा 23 सितंबर को यहाँ पर जो 11 बजे दिन को संबोधित करेंगे, यहाँ जो विशाल जनभावना सभा को संबोधित करेंगे, उसकी पूरी तैयारी में हम लोग हैं। वो आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाते हैं और वह ऐसे चिकित्सक के रूप में ख्याति उनको हो रही है कि वो समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए भी वो ख्याति प्राप्त है। सीमांचल में जो भविष्य में आने वाली संभावनाएं, संभावित खतरे हैं और अभी वर्तमान में भी जो इस एरिया के लोग उन खतरों से जूझ रहे हैं, उन सब खतरों के अस्थायी समाधान के लिए निश्चित रूप से जब अमित शाह जी आएंगे तो उसके बारे में विचार करेंगे और हम समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। घुसपैठ ही नहीं, मतलब यहाँ तस्करी, यहाँ से पशु, हमारा धन जो है खुलेआम जो है बांग्लादेश की तरफ जाने की व्यवस्था, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी जो होते हैं, चूँकि उनकी नागरिकता का पता नहीं होता है, वो बहुत आसानी से इस तरफ आ जाते हैं, लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं और कई प्रकार के क्राइम करके वापस भी चले जाते हैं। चुनावी में भी हम लोग को कई प्रकार की उसमें सामना करनी पड़ती है, बोगस वोटिंग हो जाता है। इस तरह के से कई स्थानीय परेशानियां लगातार आ रही है। धीरे धीरे ये हालात आ रहा है कि चूँकि ये सीमांचल जो क्षेत्र है, अपना जो पूर्णिया जो प्रमंडल है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब है, करीब 100 किलोमीटर के रेडियस में। अमित शाह के आने के पहले पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार सीमांचल के दौरा पर हैं और तैयारी पूरी की जा रही है कि जो कार्यक्रम होगा वो सफल हो। लेकिन इसके साथ साथ जो सीमांचल की समस्या है, दावा यह भी किया जा रहा है कि अमित शाह जब आएंगे तो समस्याओं का भी समाधान होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पूर्णिया। सीमांचल क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और क्यों हैं, ये बता रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। सीमांचल में समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ की है। खास तौर पर पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार के इलाकों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान, तो दूसरी ओर जो बांग्लादेश के लोग हैं वो यहाँ आकर के अपना घर बना रहे हैं और स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि समस्या अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। अमित शाह
बिहार दौरे पर आने वाले हैं, उसके पहले अब लोगों के जहन में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या उनके आने से समस्याएं समाप्त होंगी। आमतौर पर जो भी बांग्लादेशी सीमांचल में प्रवेश करते हैं तो जो एक छोटी सी जो आबादी होती है उसके आसपास वो रहना शुरू करते हैं और अपना घर बना लेते हैं। स्थिति अब बेकाबू होते जा रही है। आरोप भी लग रहा है कि आखिर सीमांचल में जनसंख्या क्यों लगातार बढ़ रही है। जो यहाँ के लोग हैं, जो अन्य समाज सेविक संगठन है, वो भी लगातार आवाज उठा रही है और ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर वजह क्या है कि सीमांचल की जो समस्याएं हैं, घनी आबादी के साथ साथ अन्य समस्याएं हैं, घुसपैठ की, तस्करी की, वो खत्म क्यों नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद अब जरूर जगते नजर आ रही है, यदि अमित शाह आते हैं तो सीमांचल की तस्वीर भी बदलेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पूर्णिया। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों को 17% और आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में पिछड़ों को 77% आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं बिहार में पिछड़ों को उसके हक से वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में सामाजिक न्याय का दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पारित नहीं करती है तो उनकी पार्टी जन आंदोलन करेगी। इस हक में अगर आज हम देखते हैं तो बिहार में जो आरक्षण है, आज जो बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड है, जबकि झारखंड में जो जनसंख्या यदि हम देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा का ये जो जनसंख्या है वो बिहार की तुलना कम है, लेकिन आरक्षण आज बिहार से ज्यादा हो गया। 17% आरक्षण बिहार से ज्यादा झारखंड में हो गया। इसलिए हम लोग का ये कहना है कि जबकि सरकार अति पिछड़ा से कई पिछड़े समाज के लोगों को अति पिछड़ा में डाली, उसके बावजूद आरक्षण का नहीं बढ़ाई, तो अब तो कम से कम झारखंड में 17% आरक्षण जो बढ़ा है, उस आधार पर बिहार में 17% आरक्षण कम से कम सरकार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पिछड़े जाति हैं, अति पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति की संख्या झारखंड के बनिस्पत ज्यादा है। खबर कटिहार से है, जहां कोढ़ा प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला बना हुआ है, लेकिन प्रयोगशाला में रखे गए एक्सपायर्ड केमिकल की वजह से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। वहीं साइंस लैब में रखे गए एक्सपायरी केमिकल की वजह पूछने पर गुरुजी ने कहा कि अगर ऐसा है तो एक्सपायरी केमिकल के डब्बे को लैब से हटवा दिया जाएगा। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मामला गंभीर है, जल्द जांच की जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन में आप बनाना चाहते हैं वो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, आप कोई सॉल्यूशन ही बना रहे हैं तो वो ठीक रिजल्ट नहीं देगा, तो एकेडमिकली तो ये नुकसान हो गया। दूसरी बात कि जो अगर वो टूटता है तो किस रूप में जाता है और कौन सा गैस एग्जिट करता है, और जैसे मान लीजिए कोई बोतल है उसका हाफ वे ऊपर का खाली है तो उस स्थिति में वो गैस उसमें ट्रैप्ड रहता है। जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ एक्सपायरी पाउडर और केमिकल उपलब्ध है। इसको हम एक 3-मैन कमेटी के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा अभियान और उसमें एक्सपर्ट को रख के हम जांच करवा लेते हैं। जांच करवाने के बाद जो अभी तक कार्रवाई होगी वो करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।